देखिए, धारा 3 और 4 से भाई और समस्याएं बनती हैं। 3 4 समस्याएं और बता दिया जाए तब तक अभी लोग आ रहे हैं। देखिए, उसमें ये समस्या बनती है आपका 3 4 और वो लिखवा नहीं गया है आपका लिखना संभव नहीं है। लेकिन आपका पहली समस्या ये बनती है कि भारत का कोई नागरिक आपका विदेश में गया, वहाँ अपराध किया और वहाँ उसे पकड़ा गया और उस अपराध के लिए सजा दी गई। फिर सजा काट के भारत में आया, तो क्या उस अपराध के लिए भारत में उस पर अब मुकदमा चलाया जा सकता है कि नहीं? तो अनुच्छेद 20 का क्लाज 2 अप्लाई करेगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी। और एक ही अपराध के लिए उसे एक से अधिक बार दंडित नहीं किया, सीआरपीसी उसे कोई बचाव नहीं देगी। याद रखिए, सीआरपीसी की धारा 300 उसे कोई बचाव नहीं देगी। तो बचाव कौन देगा? आपका संविधान। अगर इसी उदाहरण में दे दे कि इंग्लैंड में दोष मुक्त हो गया है, तब भारत में उसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने पर कोई रोक नहीं है। आगे हम सीआरपीसी में इसको बताएंगे डिटेल में। तो तमाम समस्याएं भी बनती हैं 3 4 से, और अलग से 3 4 समस्या हम 3 4 पर डील भी करेंगे। आपका भारत का एक नागरिक है, खुले समुद्र में अपराध करता है, तब क्या होगा? तो खुले समुद्र में अपराध पर भी धारा 4 अप्लाई करेगी और वह भारत में दंड का क्या होगा? भाग। युगांडा में उदाहरण जो दिया गया है, उगांडा में करता है, तो चाहे हम लिखवाए हैं मेंस में, चाहे उस विश्व माने किसी देश की अधिकारता उस एरिया पर हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। बस भारत का नागरिक अपराध करे या विदेशी या देशी अपराध करे, ऐसे विमान या आपका जलयान पर जिस पर कि माने जो भारत में क्या हो, रजिस्टर्ड, तो आईपीसी उस पर क्या होगी? अप्लाई। आ जाने दीजिए लोगों को, तब भाई शुरू किया जाए क्लास। 15 मिनट तो हो गया। कहाँ लोग रहे? क्या? मैंने किस में? नहीं, जो आपका 29 अत्याचार हैं, वो 29 ही है, बढ़ेगा कहाँ से? हाँ, नहीं तो आपका जितने देखिए, अब ये संसद का काम है, पहले आपका कम था, बताया भी गया था। और पहले शायद 19 था क्या, देखिए यार, एक दिन मैं बताया था भाई पहले कितना था ये। मैंने 2000 आपका 16 के पहले कम था। तो संसद को पावर है कि वह धारा 3 में संशोधन करके और चीज़ों को अत्याचार में जोड़ सके। जैसे कि आपका आर्थिक बहिष्कार जोड़ा गया है, सामाजिक बहिष्कार, ये नए नए जोड़े गए हैं। और पहले कम थे लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं। लेकिन आपका वर्तमान समय में 29 ही है टोटल अगर गिना जाए तो। आइए देखा जाए, अध्याय 4 हमें शुरू करना है SC/ST एक्ट का। विशेष न्यायालय, यहाँ से भी आपका टिप्पणी में क्वेश्चन बन सकता है आपका। एक तो अपील से बन सकता है, फिर विशेष न्यायालय से बन सकता है। तो अध्याय 4 स्पेशल कोर्ट की बात करती है, विशेष न्यायालय की। और धारा 14 से लेकर आपका कह सकते हैं कि धारा 14 15 तक दिया गया है।
और बीच में एक धारा 14A जोड़ी भी गई है। तो धारा 14 में भी संशोधन किया गया है, आपका 15 में भी संशोधन किया गया है। देखिए आपका क्वेश्चन क्या टिप्पणी में बन सकता है, ये देखिए कि SC/ST एक्ट के तहत विशेष न्यायालयों के गठन एवं उनकी अधिकारिता का उल्लेख करिए, ये पूछा जा सकता है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका बने तो आप एकदम शुरुआती दौर से शुरुआत करिएगा और आपका जो परिभाषा है वहाँ से शुरुआत करिएगा, और आपका जो शुरुआत करनी है वह आपका धारा 2 से करनी है। आपको लिखना पड़ेगा कि SC/ST एक्ट 1989 की धारा 2D में विशेष न्यायालय को परिभाषित करते हुए यह बताया गया है कि विशेष न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जिसे इस अधिनियम की धारा 14 के तहत आपका घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया जाता है विशेष न्यायालय? कोर्ट ऑफ सेशन को, यानी कि सत्र न्यायालय को। यानी कि विशेष न्यायालय वह न्यायालय इस संहिता के तहत होगा। यानी कि कौन न्यायालय स्पेशल कोर्ट कहा जाएगा? कोर्ट ऑफ सेशन। इसी के बाद आपका एक और इसमें आ गया है आपका अनन्य विशेष न्यायालय। अनन्य विशेष न्यायालय क्या होता है? अनन्य का मतलब ये हुआ कि वह न्यायालय केवल और केवल SC/ST एक्ट के तहत आने वाले अपराधों का ही विचारण करेगा, दूसरे अपराधों का नहीं। देखिए आपका विशेष न्यायालय अन्य अपराधों का भी विचारण करता है और SC/ST एक्ट के तहत आने वाले भी अपराधों का। लेकिन अगर शब्द लग जाए कौन? अनन्य विशेष न्यायालय, तो वह अन्य मामलों का ट्रायल नहीं करेगा, केवल किसका ट्रायल करेगा? SC/ST एक्ट के तहत आने वाले मामलों। अनन्य विशेष न्यायालय मूल संहिता में नहीं था, इसे 2015 में संशोधन करके ऐड किया गया। अब आइए धारा 14 देखा जाए। विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय तथा उसकी प्रक्रिया दोनों बताई गई है, टिप्पणी में आ सकता है, सतर्क रहना। देखिए शीघ्र विचारण का उपबंध करने के प्रयोजन के लिए तो पहले तो जानिए कि स्पीडी ट्रायल क्या होता है। मैं बताया भी था कि शीघ्र विचारण मतलब त्वरित विचारण। त्वरित विचारण का मतलब स्पीडी ट्रायल। तो स्पीडी ट्रायल के बारे में आपका 2-3 नियमों को याद रखना है कि SC/ST एक्ट के तहत आने वाले अपराधों का भी स्पीडी ट्रायल हो सकेगा। स्पीडी ट्रायल CRPC की धारा 309 में समाहित हैं। सिविल मामलों में स्पीडी ट्रायल आदेश 17 में समाहित हैं CPC का, और वर्तमान में स्पीडी ट्रायल अनुच्छेद 21 के तहत एक फंडामेंटल राइट है, यानी कि मौलिक अधिकार है। शीघ्र विचारण आपका यानी कि जल्दी से जल्दी मामले में क्या दिया जाए? फैसला। इसका मतलब ये हुआ। तो शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के उद्देश्य के लिए, प्रयोजन माने उद्देश्य हुआ, उद्देश्य के लिए राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा एक या अधिक जिलों के लिए एक अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करेगी। तो पहला दिमाग में ये बैठाना है कि अनन्य विशेष न्यायालय कैसे स्थापित किए जाते हैं, ये दिमाग में बैठाइए। तो इस SC/ST एक्ट के तहत आने वाले मामलों का तेजी से विचारण करने के लिए राज्य सरकार
उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से माने राज्य में एक या एक से अधिक अनन्य विशेष न्यायालय क्या करेगी, स्थापित। ये न्यायालय केवल और केवल कौन से मामले देखेंगे, SC/ST एक्ट के तहत आने वाले मामले। लेकिन लगा कर पढ़ना है, जहां इस अधिनियम के तहत मामले ज़्यादा नहीं हैं, यानी कि मामले कम FIR हुआ है या कम अभिलिखित किया गया है, वहां आपका राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से उस जिले के सत्र न्यायालय को विशेष न्यायालय अभिहित करेगी, घोषित करेगी। यानी कि जहां मामले कम हैं वहां अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करना आवश्यक नहीं होगा। तो वहां कौन से न्यायालय, स्पेशल कोर्ट मान लिए जाएंगे, SC/ST कोर्ट भी मान लिया जाएगा, तो कोर्ट ऑफ सेशन। लेकिन जहां मामले कम अभिलिखित किए गए हैं कि जिन जिलों में ज़्यादा, तो जिन जिलों में क्या है, कम है। अगला देखिए आपका परंतु बता दें एक बार, भाई बता दिया गया, समझा दिया गया, लेकिन एक बार बेरेक्ट भी पढ़ लिया जब। परंतु ऐसे जिलों में जहां अधिनियम के अधीन कम मामले अभिलिखित किए गए हैं, वहां राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमत से राजपत्र में नोटिफिकेशन द्वारा ऐसे जिलों के लिए सत्र न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए स्पेशल कोर्ट विहित कर सकेगी, घोषित कर सकेगी। लेकिन कब, जहां किन जिलों में, जहां मामले ज़्यादा हो कि कम हो, ये याद रखिए परंतु में है। परंतु यह और कि इस प्रकार स्थापित या विनिर्दिष्ट न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन अपराधों का सीधे संज्ञान लेने की शक्ति होगी। अब आपका CRPC में जाना है कि संज्ञान या कांग्निजेंस पर पहले आइए, पहले इसको समझ लीजिए एक लाइन परंतु को। परंतु की सेकंड परंतु यह कहता है कि CRPC में भले कुछ भी क्यों न लिखा गया हो, आपका जो ये अनन्य विशेष न्यायालय है या जो विशेष न्यायालय हैं, इनको SC/ST एक्ट के तहत आने वाले अपराधों का डायरेक्ट या सीधे कांग्निजेंस या संज्ञान लेने की शक्ति होगी। तो सामान्यतः कैसे सत्र न्यायालय संज्ञान लेता है, ये पहले देखना है, और उसका अपवाद यहाँ दिया गया है। तो फिर CRPC की कुछ धाराएं देखनी है। सामान्यतः संज्ञान पहले पिछली बार भी APO में आया था। संज्ञान शब्द को, कांग्निजेंस शब्द को CRPC में कहीं परिभाषित नहीं किया गया है। संज्ञान मतलब भिज्ञ होना, अवगत होना, न्यायिकतः सूचना प्राप्त करना। संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं, ये याद रखिए। संज्ञान पहली न्यायिक प्रक्रिया है, संज्ञान से ही न्यायिक प्रक्रिया शुरू होती है, और ये इंक्वायरी का नेचर का होता है, विचारण नहीं, बल्कि किस नेचर का, जांच का। और सर्वप्रथम जो न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है वह संज्ञान की होती है। संज्ञान के बारे में जनरल रूल CRPC की धारा 190 से 194, जबकि कुछ शर्तों की पूर्ति होने पर संज्ञान 195 से लेकर 199 है। संज्ञान सामान्यतः कौन लेता है, 190 में फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट लेता है। 3 में से किसी आधार पर, पहला परिवाद, दूसरा पुलिस रिपोर्ट और तीसरा स्वयं के ज्ञान। जब वो संज्ञान ले लेता है और देखता है कि मामला कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ट्रायल योग्य है, तो CRPC की धारा 209 के तहत वह कमिट करता है, सुपुर्द करता है, उपार्पित करता है
अर्थात भेज देता है मामला कोर्ट ऑफ सेशन को। ये सीआरपीसी का तरीका है। लेकिन एससी एसटी एक्ट के तहत जो मामले आएंगे ये प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी। डायरेक्ट पुलिस जो 173(2) सीआरपीसी में रिपोर्ट भेजती है मजिस्ट्रेट को नहीं भेजेगी, डायरेक्ट या तो अनन्य विशेष न्यायालय को या विशेष न्यायालय को, क्योंकि सत्र न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय ऐसे मामलों का सुपुर्दगी पर नहीं लिखा गया है, बल्कि कैसे संज्ञान लेंगे, सीधे यानी कि डायरेक्ट जो पुलिस रिपोर्ट होगी या कंप्लेंट किया जाएगा वह मजिस्ट्रेट के पास नहीं, डायरेक्ट किसके पास भेजा जाएगा, अनन्य विशेष न्यायालय जो अलग से बना है या विशेष न्यायालय। तो विशेष न्यायालय अभी हमने बताया कौन होगा, कोर्ट ऑफ सेशन। कौन घोषित करेगी, राज्य सरकार। किसकी परामर्श लेकर, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति। तो परंतु दूसरा भी परंतु का आपका समझा दिया गया। सीआरपीसी से डिफर नियम है, याद रखिए अलग नियम है। खंड 2 देखिए, राज्य सरकार का यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्याप्त संख्या में न्यायालयों की स्थापना करने का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम के अधीन मामले यथासंभव 2 मास की अवधि के भीतर निपटाए गए हैं। यानी कि दूसरा पॉइंट आया कि कोर्ट ऑफ सेशन या अनन्य विशेष न्यायालय या विशेष न्यायालय कहिए का यह कर्तव्य होगा कि कितने माह के अंदर आपका इन मामलों में फैसला दे देना चाहिए, 2 माह। ये याद करके जाइए, सामान्यतः कितने माह में, 2 माह। लेकिन कारण दर्शा के वही नियम है कि कारण दर्शा के आप क्या कर सकते हैं, समय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन रीजन लिखना होगा। खंड 3 भी काफी महत्वपूर्ण है। विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में प्रत्येक विचारण में कार्यवाहियां दिन प्रतिदिन जारी रहेंगी जब तक कि उपस्थित सभी साक्षियों की अभिलिखित होने वाले कारणों से उसको आगामी दिन से परे स्थगित करना आवश्यक नहीं पाता हो। इसका मतलब ये हुआ कि जब एक बार ट्रायल शुरू हो गया तो डेली बाय डेली विचारण चलेगा और दिन प्रतिदिन या डेली बाय डेली गवाहों के बयान लिए जाएंगे, यानी कि गवाहों की परीक्षा होगी। लेकिन न्यायालय कारण दिखाकर ऐसे बयान को आपका स्थगित कर सकता है, यानी कि अगली डेट दे सकता है, यानी कि उसी लिए डेट पर डेट। सेम बात जो लिखी गई है सीआरपीसी की धारा 309 में, यही बात लिखी गई है कि जब एक बार साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ हो जाती है तो दिन प्रतिदिन डेली बाय डेली वह परीक्षा होगी जब तक कि न्यायालय कारण अभिलिखित करके कोई अगली डेट न डाल दे। इसी को हम कहते हैं स्पीडी ट्रायल। भाई ना आए तो लिख लीजिएगा बेरक पर, इसको हम क्या कहते हैं, स्पीडी ट्रायल। त्वरित विचारण का मतलब ये हुआ कि एक बार गवाही प्रारंभ तो सामान्यतः बीच में न रोकी जाए जब तक कि सभी गवाहों की क्या न हो जाए, परीक्षा। लेकिन एक लग गया है वही तो लेकिन खतरनाक है, और लेकिन जब लग गया तो आपका डेट पर डेट और क्या पड़ती है, डेट पर डेट। कारण दर्शा कर क्या डाल दीजिए, डेट, कि गवाह बीमार पड़ गया, गवाह आया ही नहीं, तो ट्रेन ही लेट हो गई, तो कुछ हो गया, कुछ न कुछ बहाना बना दे और आपका। परंतु जब विचारण इस सहित परंतु देखिए परंतु जब विचारण इस संहिता के अधीन किसी अपराध से संबंधित है तब विचारण यथासंभव आरोप पत्र दायर करने के 2 मास की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा। यानी कि पूरा प्रयास किया जाएगा कि जिस दिन पुलिस ने 173(2) के तहत चार्जशीट भेजी है, यानी कि आपका उसको कहते हैं चालानी सीट भेजी है, आरोप पत्र भेजी है, चार्जशीट भेजी है,
उस तारीख से कितने माह के अंदर ट्रायल पूरा कर लिया जाए, 2। तो पूरा एक बार फिर दिमाग में क्रम से बैठाइए। धारा 14 में आपका विशेष न्यायालय और अनन्य विशेष न्यायालय दिया गया है। आपका पहला नियम, अनन्य विशेष न्यायालय की स्थापना कौन करेगी? राज्य सरकार। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से एक या अधिक अनन्य न्यायालय स्थापित होंगे। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? तो शीघ्र विचार। ये जहां मामले कम अभिलिखित किए गए हैं वहां अनन्य विशेष न्यायालय स्थापित करना आवश्यक नहीं है, तो वहां सत्र न्यायालय को ही स्पेशल कोर्ट घोषित किया जाएगा। लेकिन कौन घोषित करेगी? राज्य सरकार। और किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। भरसक प्रयास किया जाएगा कि मामले कितने। हाँ, इसके बाद आपका संज्ञान पर मामला आ जाता है कि आपका जो ये विशेष न्यायालय है या अनन्य विशेष न्यायालय है, ये सीधे संज्ञान लेगा, यानी कि उपार्पण के बिना या कमिटल के बिना या आपका सुपुर्दगी के बिना, तीनों एक ही शब्द हैं। फिर आपका सामान्यतः प्रयास किया जाएगा कि मामला कितने दिनों में निपट जाए, 2 मास। फिर आपका कहा गया है कि जब एक बार गवाहों की परीक्षा शुरू हो गई तो क्या रोकी जाएगी कि डेली बाय डेली? लेकिन कारण दिखाकर क्या किया जा सकता है? स्थगित। लेकिन प्रयास किया जाएगा कोर्ट ऑफ सेशन या अनन्य विशेष न्यायालय द्वारा कि जब एक बार माने विचारण शुरू हो गया तो कि आरोप पत्र दायर करने के कितने दिनों के अंदर निपटाया जाए, 2 मास। यही बातें अपनी भाषा में लिखनी है। आपका बेयर एक्ट की भाषा थोड़ा बहुत सुधार कर लीजिए और उसको एक दिमाग में बैठाए रहिए कि हमें यही बातें। आपका चूँकि राजस्थान एपीओ भी आने वाला है, एमपी एडीपीओ भी लोग डाले हैं, वहाँ भी ये काम करेगा और आपका बिहार एपीओ मेंस में भी काम करेगा। तब ये न कहेगा कि दोबारा सर पढ़ा दीजिए। एक बार प्री के लिए भी चल रहा है जो आ सकता है और बिहार मेंस के लिए भी। दोबारा इसको भाई बताया नहीं जाएगा। हम बता दें आपका एमपी और राजस्थान के लिए जो बिहार से मैच कर रहा है, हम प्रयास करेंगे कि आपका प्री और मेन दोनों का एक ही बार बता दिया जाए, क्योंकि आपका राजस्थान एपीओ की वैकेंसी जल्द ही आने वाली है। हो सकता है 1 माह के अंदर आ जाए। आइए अब 14 ए देखा जाए। यह धारा आपका 2016 में जोड़ी गई है, अपीलें। देखिए क्वेश्चन क्या बन सकता है, ये देखिए पहले यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है और 3-4 क्वेश्चन बचा ही है, बचा नहीं है ज़्यादा। एससी एसटी एक्ट में और कितना बचा है आपका कुल मिलाकर? 3 से 4। हमें लगता है 1 या 2 लेक्चर में आपका निपट ही जाएगा, क्योंकि 18 ए हम बता ही चुके हैं आपका। तो फिर एक बार देखिए अपीलें, यानी कि कोर्ट ऑफ सेशन यानी कि सत्र न्यायालय या अनन्य नहीं विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय जो फैसला या आदेश देंगे उनकी अपील कहाँ होगी, कितने दिनों में होगी और अपील का निपटारा कितने दिनों में किया जाना चाहिए। तो अपील के बारे में भी प्रावधान पूछ सकता है। तो पहला नियम दिमाग में ये बैठाइए कि चूंकि कोर्ट ऑफ सेशन के बाद आपका जो ऊपर का अपील न्यायालय है, हाई कोर्ट है, तो दिमाग में पहला नियम बैठाना है कि जो भी इस अधिनियम के तहत अपील की जाएगी वह केवल और केवल आपका कहाँ होगी, आपका उच्च न्यायालय। दूसरा, अपील कितने दिन के अंदर की जाएगी, तो आपका 90 दिन के अंदर की जाएगी। आपका ये भी ध्यान में रखना है, यानी कि लेकिन अगर अपील 90 दिन के अंदर नहीं की जाती तो कारण बताकर आप 90 दिन के बाद भी डिले का क्या बताना पड़ेगा, कारण।
लेकिन हर हाल में 180 दिन के अंदर अपील कर देना है। और जब अपील हो गई तो आपका कह सकते हैं कि जिस दिन अपील ग्रहण कर ली गई उसके कितने माह के अंदर मामलों का निपटारा अपील न्यायालय कर दे, 3 मास के अंदर। तो फिर एक बार दिमाग में बैठाइए ताकि एक रफ आइडिया पहले बने। अपील कहाँ की जाएगी? विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के आदेश से या दंडादेश से? हाई कोर्ट। अपील कितने दिनों के अंदर की जाएगी? 90 दिन। क्या ये समय बढ़ाया जा सकता है कि नहीं? कारण दर्शाकर। लेकिन हर हाल में कितना दिन? 180 दिन। अपील जहाँ जिस तारीख को ग्रहण की गई उसके कितने दिन के अंदर सामान्यतः अपील पर फैसला दे दीजिए? 3 माह। इतना याद रहेगा तो आपका एमपी में भी काम करेगा, राजस्थान में भी और बिहार में भी। यही बातें थोड़ा आपका लिखवाते समय क्रम से लिखना है भाई, यही तो याद रखना। अपील कहाँ होगी? समय। और अपील जब हो गई तो आपका कितने दिनों में निपटारा होगा। अगर ये 4-5 बातें याद रहे तो हमें नहीं लगता कि क्वेश्चन लिखने में कोई समस्या आएगी। अब बेयर एक्ट देखिए, धारा 14A में अपीलें दी गई हैं, जो 2-3 बातें छूटी हैं वह बेयर एक्ट से कवर हो जाएगी। देखिए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी, इसका मतलब ये हुआ कि सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए, यानी कि जो आपका 372 से लेकर और 494 तक, सीआर नहीं 372 से लेकर और 394, चौरानवे है ना, 300 नहीं 94 है, 395 से आपका वो चल रहे, हाँ 394 है भाई। 372 से लेकर 394 सीआरपीसी में जो अपील का प्रावधान किया गया है वे नियम क्या एससी एसटी एक्ट के मामले में अपील में लागू होंगे कि नहीं? नहीं, नहीं लागू होंगे। किसी बात के होते हुए का मतलब ये हुआ कि भले उसमें कुछ भी कहा गया हो, ये कानून उस पर क्या करेगा? प्रिवेल। इंटरव्यू का भी एक क्वेश्चन तैयार रखिए। अगर कोई जनरल लॉ है और स्पेशल लॉ है और दोनों में अगर टकराव हो तो कौन प्रिवेल करेगा, कौन अभिभावी होगा? स्पेशल लॉ। तो अगर इस कानून और सीआरपीसी में कहीं विरोधी बातें लिखी गई हो तो कौन कानून लागू होगा? अभी विरोधी बातें बताई गई संज्ञान पर कि वहाँ समानता संज्ञान कौन लेता है? मजिस्ट्रेट। और यहाँ कह दिया गया कि डायरेक्ट कौन लेगा? नहीं, कोर्ट ऑफ सेशन न कहे उसको, विशेष न्यायालय। भाई जो लीगल भाषा में हो, विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, ये सही रहेगा। वाक्य भी हमें, हाँ भाई सेशन कोर्ट ना कहिएगा, हम कभी भी सेशन कोर्ट नहीं यूज कर रहे हैं, ये गलत शब्द हैं। या तो कोर्ट ऑफ सेशन इंग्लिश में या हिंदी में सत्र न्यायालय। सेशन न्यायालय गलत है, ये वाक्य ही गलत है, शब्द गलत यूज किया जाता है। एमपी में एक बार जे में पूछ लिया सही नाम बताइए, तो हो सकता है इंटरव्यू में पूछ ले तो सेशन कोर्ट न कह दीजिएगा, या तो कोर्ट ऑफ सेशन कहिए या सत्र न्यायालय। अगला देखिए, सीआरपीसी में किसी बात के होते हुए भी किसी विशेष न्यायालय या किसी अनन्य विशेष न्यायालय के किसी निर्णय माने कोई भी फैसला हो सुनाए, कोई दंडादेश, दंडादेश का मतलब आपका हो गया सजा दिया हो, या कोई आदेश, आदेश का मतलब जैसे कि जमानत मंजूर किया या नामंजूर करने का क्या दिया? आदेश। भाई जमानत या तो अभियुक्त की क्या किया कोर्ट ऑफ सेशन ने? मंजूर या नामंजूर। हाँ, जो अंतर्वर्ती आदेश नहीं है। अब आ गया, अब इसमें एक लोचा हो गया, लोचा मतलब कि एक समस्या आ गई। इंट्रालोकोटरी आर्डर या अंतर्वर्ती आदेश या मध्यकालीन व आदेश,
या वादकालीन आदेश। आपका बिहार में एपीओ में भाई दे ही रहे हैं लोग, तमाम लोग भी अभी भी कल से ही फोन कर रहे हैं कि हमारा भी हो गया, हमारा भी हो गया, हमारा भी, यानी कि मीटू जैसे, जैसे मीटू है वैसे ही मेरा भी हो गया, मेरा भी हो गया, मेरा भी तो तमाम फोन आ रहे हैं आपका। और जनरल का रिजल्ट ही नहीं आया, तो आपका जो याचिका किया था वह बाहर था, बाहर है अभी, उसका आया नहीं। तो सोमवार को आपका कंटेम्प्ट की तैयारी में है लोग। एक तो कंटेम्प्ट हो गया है कि क्यों नहीं आपका रिजल्ट आया जनरल का, भले ही आपका 36 से रिजल्ट दीजिए। और एक आपका जो उत्पल कांत था, जो मुख्य याचिका करता था, वह आपका सोमवार को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेगा कि आयोग ने आपके आदेश का अक्षरशः पालन नहीं किया। अब देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो हो सकता है फिर से जनरल का कुछ क्या आए रिजल्ट, जैसे मीटू में मुझे भी छेड़ा, मुझे भी छेड़ा, मुझे भी निकम्मा छेड़ा, तो वैसे ही परेशान हो गया है आदमी फ़ोन से भी। भाई आपका अब मना करना पड़ेगा कि भाई आप व्हाट्सएप से ही बात कर लीजिए ज़्यादा, क्योंकि इतना समय नहीं रहता कि फ़ोन रिसीव किया जाए, और कई लोगों का फ़ोन रिसीव नहीं होता है, इसके लिए हमें भी खेद है। और ये नहीं कि क्योंकि आदमी मानव है, पढ़ाना भी है, पढ़ना भी है, उसी में फ़ोन भी रिसीव करना है, समझाना भी है। कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, लेकिन नाराज़ होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भाई हमारी भी जिम्मेदारी है। नहीं पढ़ेंगे तो कैसे अच्छे से पढ़ाएंगे आपका। और मेरी खासियत है कि नहीं तैयार रहेगा तो भले कोई नाराज़ हो, पढ़ाएंगे नहीं। नहीं मन है तो नहीं पढ़ाएंगे, बंद कर देंगे, भले कोई आपका आलोचना करे, क्योंकि ज़बरदस्ती नहीं पढ़ाया जा सकता लोगों को। और आप ज़बरदस्ती वही होगा कि धारा 2 बोलना है तो बोल दिया जाएगा 5, कई बार हो भी चुका है तो बीच में बंद कर दिया जाता है। तो फिर एक बार देखिए अंतर्वर्ती आदेश यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा, बिहार एपीओ में भी आया था कि रिवीजन में आया था कि न्यायालय किसका रिवीजन नहीं हो सकता। तो जो इंट्रालोकोटरी आर्डर होते हैं उनका रिवीजन न तो अपील होगी, न रिवीजन होगा, न पुनराविलोकन होगा, कोई उपचार नहीं है। तो इंट्रालोकोटरी आर्डर क्या होते हैं? तो न्यायालय विचारण या जांच अच्छे ढंग से चले, इसके लिए बीच बीच में कुछ आदेश देता है, ताकि जो मुकदमे को सही ढंग से चलाया जाए। जैसे एक उदाहरण, मान लीजिए कोई क्षयशील संपत्ति आपका पाई गई है और ऐसी दशा में तत्काल उसका विक्रय आवश्यक है, और न्यायालय ने इंट्रालोकोटरी आर्डर दिया कि इसको क्या किया जाए, बेचा जाए, स्वामी खोजा जाएगा, बाद में देखा जाएगा, 2 दिन बाद तो यह क्या हो जाएगी, खराब। अगर इस आदेश की अपील होने लगे, रिवीजन होने लगे, तो 2 दिन बाद वह संपत्ति खराब हो जाएगी, तो उस रिवीजन अपील का कोई मतलब नहीं रहेगा। अतः ऐसे आदेशों पर अपील या रिवीजन करने से पूरी तरह क्या लगा दी गई है, रोक लगा दी गई है। और आपका पूछा भी गया था कि कब न्यायालय 6 माह का इंतजार किए बिना ही तत्काल संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकता है। यूपी एपीओ में भी आया था सीआरपीसी की धारा 459 से कि कितना से रकम कम हो, 500 से। ये रकम पहले कितना थी, 10 रुपया से कम। ये खूब रटवा गया था लास्ट में भी। ये कोई नहीं कह सकता कि सर नहीं बताए, भाई कोई ये नहीं कह सकता कि सर आपका एपीओ में लमले का भी केस नोट्स में है। ठीक है, हमने लेक्चर में नहीं बताया, वो अलग बात है, लेकिन जो लमले का केस आया था वो नोट्स में मैं खुद देखा हूँ, नोट्स में लिखा गया है। तो यानी कि आपका 100 में से 100 क्वेश्चन नोट से आए थे, बाहर नहीं गए थे। अब ये है कि एक क्वेश्चन आदमी नहीं लेक्चर में दिया था, वह एक ही वही 107 वाला लमले का केस, लेकिन मेंस लिखवाते समय मैं एविडेंस में वह केस ऐड किया हूँ। और वह केस किस पर है, बाईगे में।
तो फिर एक बार देखिए, अंतर्वर्ती आदेश की अपील होगी कि नहीं? नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, अंतर्वर्ती आदेश या इंट्रालोकोटरी आर्डर के सिवाय विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय ने जो फैसला दिया, जो सजा दी, जो आदेश दिया जमानत इत्यादि का, उसकी अपील हो सकेगी। तो अपील आपका कह सकते हैं तथ्य के प्रश्न पर होगी कि विधि की, कि दोनों के, यानी कि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट पर होगी कि क्वेश्चन ऑफ लॉ पर, कि दोनों पर, दोनों पर। और अपील होगी कहाँ? केवल और केवल हाई कोर्ट। तो तथ्य और विधि के प्रश्न पर हो सकेगी, और कहाँ हो सकेगी? हाई कोर्ट। किसकी अपील नहीं होगी? बस एक दिमाग में बैठाइए, इंट्रालोकोटरी आर्डर। दूसरा खंड देखिए, सीआरपीसी की धारा 378 की उपधारा 3 में किसी बात के होते हुए भी विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय के जमानत मंजूर करने या नामंजूर करने के किसी आदेश के विरुद्ध भी अपील कहाँ होगी? तो आपका हाई कोर्ट में। यानी कि दूसरा खंड, जमानत मंजूर हो गई तो उसको कैंसिल कराने के लिए अपील, और जमानत नामंजूर हो गई तो जमानत पाने के लिए अपील कहाँ की जाएगी? हाई कोर्ट। तो चाहे निर्णय आए, दंड दे, तब भी हाई कोर्ट, और जमानत के मामले में भी कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट। तीसरा देखिए, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील ऐसे निर्णय, दंडादेश या आदेश के जिससे अपील की गई है 90 दिन के भीतर की जाएगी। तो अपील का सामान्यतः समय क्या रहेगा? तो 90 दिन के भीतर। परंतु उच्च न्यायालय 90 दिन की उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात भी ऐसी अपील को स्वीकार कर सकेगा यदि उसका विश्वास हो जाता है कि 90 दिन के भीतर अपील न करने का अपीलार्थी के पास पर्याप्त कारण था, यानी कि रीजन दिखा दीजिए। तो 90 दिन के बाद भी आपकी हाई कोर्ट अपील क्या कर सकता है? स्वीकार। लेकिन हर हाल में कितने दिन के अंदर? 180। तो बताना क्या है, आप लोग खुद बता रहे हैं। यानी कि 180 दिन के बाद कोई अपील ग्रहण नहीं। तो 90 दिन के बाद और कितना बढ़ा दिया गया? 90 दिन। यही तो हुआ। 180 दिन के बाद कोई अपील ग्रहण नहीं की जाएगी, यानी कि 90 दिन के बाद और कितना मिलेगा? समय। लेकिन अगले 90 दिन में करते हैं तो आपको रीजन बताना पड़ेगा। अगला देखिए, खंड 4, अब लास्ट में, उपधारा 1 में की गई अपील का निपटारा जहां तक यथासंभव, माने जहां तक संभव हो, कितने अपील ग्रहण करने के तारीख से कितने मास के अंदर? 3 मास। तो फिर एक बार दिमाग में रफ आइडिया भी, यही रफ आइडिया काम करेगी मेंस में, वो पोथी पतरा काम नहीं करता है भाई। जो हम रफ आइडिया एक दिमाग में बैठाइए। अपील का प्रावधान धारा 14A में है। अगर विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय ने कोई आदेश दिया, निर्णय दिया, दंडादेश दिया, तो तथ्य या विधि के प्रश्न पर उसकी अपील उच्च न्यायालय में होगी। लेकिन ऐसे न्यायालय द्वारा दिए गए किसी अंतर्वर्ती आदेश की अपील नहीं होगी। ये अपनी भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, ये भाषा भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा, अगर जमानत मंजूर या नामंजूर करने के आदेश की अपील भी कहाँ होगी? हाई कोर्ट। इसके बाद आपका अपील का समय, तो अपील निर्णय, दंडादेश या आदेश के कितने दिन के अंदर? 90 दिन। लेकिन हाई कोर्ट 90 दिन के बाद भी अपील ग्रहण कर सकता है यदि अपीलार्थी 90 दिन के अंदर अपील न करने का उचित कारण बता दे। लेकिन किसी भी हाल में अपील 180 दिन के बाद ग्रहण न की जाएगी। अपील जब ग्रहण कर ली गई तो जिस दिन ग्रहण की गई उसके कितने दिन के अंदर निपटारा करने का प्रयास किया जाएगा? 3 मास। अब आइए विशेष लोक अभियोजक और अनन्य लोक अभियोजक देखा जाए। अगला देखिए, आपका पहले तो भूमिका बांधिए आपका। अब वकील साहब पर आ जाइए। देखिए, कई लोग पूछ भी रहे थे, जो कांगनिजेबल ऑफेंस होते हैं,
जो संज्ञेय अपराध होते हैं उन सभी अपराधों में विक्टिम या आहत या पीड़ित की ओर से सरकार स्वयं लड़ती है। यानी कि अभियोजन का संचालन पीड़ित को नहीं करना है, आपका किसको करना रहता है? सरकार को। क्योंकि संज्ञेय अपराधों में केवल पीड़ित ही प्रभावित नहीं होता, आपका पूरा समाज प्रभावित होता है। समाज को न्याय दिलवाने की जिम्मेदारी स्टेट पर है और स्टेट का ये कर्तव्य है कि वह अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा चलाए स्वयं अपने नाम से। तो एक तरफ उत्तर प्रदेश राज्य रहेगा यह सरकार, और दूसरी तरफ किसका नाम रहता है? अभियुक्त का। तो भाई पीड़ित को स्वयं नहीं अपने नाम से लड़ना है, पहला नियम। तो राज्य सरकार, योगी जी तो बुलडोजर लेकर आकर न्यायालय में बहस नहीं करेंगे। तो राज्य सरकार ने इसके लिए अधिवक्ताओं की नियुक्ति की है। तो पहले तो सीआरपीसी में अधिवक्ता देखिए, जो एपीओ साहब होते हैं उनके लिए प्रावधान धारा 25 सीआरपीसी में है। और किस न्यायालय में ये सरकार का पक्ष रखेंगे अभियुक्त के खिलाफ? मजिस्ट्रेट के। और जो लोक अभियोजक होता है या विशेष लोक अभियोजक होता है वह न्यायाधीशों के न्यायालय में किसकी ओर से अभिवचन करेंगे? आपका राज्य सरकार की ओर से। तो अभियोजन का संचालन आपका मजिस्ट्रेट का न्यायालय है तो एपीओ करेंगे, और न्यायाधीश का न्यायालय है तो लोक अभियोजक। अब लोक अभियोजक की परिभाषा 2U में दी गई है सीआरपीसी की 21 धारा में। लोक अभियोजक का मतलब ही हुआ कि जो धारा 24 सीआरपीसी के तहत नियुक्त किया गया हो और ऐसे नियुक्त व्यक्ति के निर्देश में काम करने वाला व्यक्ति भी लोक अभियोजक माना जाएगा। लोक अभियोजक या पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए अधिवक्ता के रूप में कम से कम कितना अनुभव? 7 साल। और विशेष लोक अभियोजक के लिए 10 साल। विशेष के लिए 10 साल और लोक अभियोजक के लिए 7। अब इसी प्रकार आपका अब सही रहेगा, क्योंकि अब आपका कंसेप्ट थोड़ा क्या हो गया है, बन गया। तो सोमवार को ये चलेगा आपका वकील की नियुक्ति। इसके बाद देख लें, धारा 15 हो गया। इसके बाद 15A बन सकता है, नई धारा है, पीड़ित और साक्षी। एक सेकंड भाई, 2 क्वेश्चन। इसके बाद धारा 17 बन सकता है, 18 खत्म हो गया। वही 3-4 क्वेश्चन है और, यानी कि ज़्यादा क्वेश्चन मेंस के लिए बना नहीं, 3 या 4 क्वेश्चन और पढ़ाना है आपका। और हम अब लेक्चर हो जाए तब लिखवा जाएगा। अब प्री के लिए जो 2-4 बचे गए पूछल ले, वह हम बता देंगे अलग से 2-2 लाइन। तो आपका सोमवार को क्लास चले भाई। कल टेस्ट अभी स्थगित रहेगा भाई मेंस का। बुधवार को सोचा जा रहा है कि कराया जाए, मैसेज भेजा जाएगा। मेंस का टेस्ट शुरू करना है और कुछ शारीरिक और व्यक्तिगत कारणों से टलता ही जा रहा है। तो प्रयास करेंगे हफ्ते में 2 दिन कराना पड़ेगा, क्योंकि आपका समय बिहार में कम है। तो 2 दिन करा के कम से कम 100-150 क्वेश्चन आपका करवा दिया जाए।